हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 12 तक फिनिश कर दिया था कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो किस तरीके से अपनी फिगर को शो करता है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का अगर हम और क्वेश्चन वाला देखें तो इसमें आपको कहा गया है कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। इट मीन्स ना कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस आखिर में होता क्या है। तो इंटरफेरेंस में क्या है बेटा कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तरंगों को एक साथ एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो वो इस तरीके से अध्यारोपित होती है कि कुछ स्थानों पर इनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो मैक्सिमम होती है और कुछ में न्यूनतम होती है। जैसे मैंने क्या करा, जैसे यंग प्रिंसिपल था हमारा, मैं थोड़ा सा एक सॉर्टेड दे रही हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने ये क्या करा, एक मीडियम में y1 डिस्प्लेसमेंट की एक वेव को आपका पास कराया, फिर ऐसे ही हमारी दूसरी आई y2। तो यंग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मीडियम में 2 and 2 से मोर वेव्स को अगर आप ट्रैवलिंग कराओ तो वो इस तरीके से अध्यारोपित होगी कि कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं पे मिनिमम होगी। तो इसका जो ये आएगा y इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2। तो इस तरीके से संपोषी व्यतिकरण कहाँ पर बनेगा, कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर होंगे, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो इसको बेसिकली आप इस क्वेश्चन के जो सटीक आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ये। ठीक है, क्या है संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब दो तरंगे समान कला में मिलती है, मतलब उनका जो फेस होगा वो आपका इक्वल होगा, जिसमें परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। और संपोषी व्यतिकरण के लिए आपने एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि जो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो निकालने के लिए कहा जाता है। तो आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, अगर मैं इंटेंसिटी के बेस पे लूँ तो ये होता है I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो आयाम का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो यह अगर मैं इसको आयाम के बेस पे लूँ, एम्पलीट्यूड के बेस में लूँ, तो यही आपका आंसर आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपने अपने माइंड पे याद रखने हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास ये हो गई, संपोषी व्यतिकरण और इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स में 1 मार्क्स के हैं ये। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब दोनों के दो क्या होंगी, विपरीत कला में होंगे, मतलब अदर फेसेस वाले होंगे। आपका इसमें सेम फेस पे हैं दोनों वेव्स, यहाँ पर अदर फेसेस में है, जिसके कारण इनका जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो या तो मिनिमम होगी या आपकी क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर, या मिनिमम या जीरो। तो इसके लिए जो आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है आई मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। या हम ये कह सकते हैं कि जो आई मिनिमम आएगा वो आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कभी कभी हमें इंटेंसिटी गिवन होती है क्वेश्चन में, कभी कभी हमें आपका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम गिवन होता है। तो आई होप आपको 12 के ऑप्शन वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा इतनी दे रखी है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है एंड देन द पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं। यहाँ पर मैं पहले स्टेटमेंट राइट कर देती हूँ जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहा है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होती है, याद रखना। ठीक है, यानी कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगी, आपके पास गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। क्लियर है?
इसके बाद तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये एनर्जी जो गिवन है उसके ऋणायन मान के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस, और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी दे रखी है वो है माइनस का 13.6। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13.6। देन माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी कितनी बेटा, आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की ओर। तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे क्या होती है, ट्वाइस होती है एनर्जी का। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट डाल देती हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो कुल एनर्जी आपको दी होगी, कुल ऊर्जा के 2 गुने के ऋणात्मक मान के बराबर होगी, के बराबर होगी। तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ट्वाइस होगी आपकी क्या, टोटल एनर्जी के। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड देन आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी। तो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो ऑलवेज टोटल एनर्जी के नेगेटिव साइन के इक्वल होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के क्या होगी, ट्वाइस के इक्वल होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। बड़े आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर नंबर 14। तो आंसर नंबर 14 को अगर हम देखें तो आपसे कहा गया है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, आपने AMU में निकालना है कि तुल्य ऊर्जा जूल में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपने निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम किस पे निकालें, ध्यान से देखना, अगर हम जूल में निकालें, ठीक है, जूल में, अगर मैं जूल में देखूं तो आपने एक आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी है कि E बराबर होता है mc²। ठीक है। देन E इक्वल्स टू, आपसे ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है एक AMU। तो ये किसके लिए होता है हमारे पास, बेसिकली हम प्रोटॉन के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोटॉन का जो मास अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg में, एंड इंटू C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देन E इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27, एंड देन 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 का स्क्वायर 16। तो जब आप इसके को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.4 इंटू 10⁻10 जूल। तो पहला हमें ऑप्शन में बोला गया था कि हमने जूल में एनर्जी को फाइंड करना है। इसके बाद सेकंड हमें किस पे बोला है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है, नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि एक AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको तो आपने डायरेक्टली याद रखना है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 नंबर में। तो 1 नंबर में आपके पास जूल में एनर्जी हो गई और 1 नंबर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ बेटा आपके लिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 15 की, 15 पे हम फिनिश करेंगे इस वीडियो को। तो 15 में आपसे बोला गया है कि नैस तथा बाह्य अर्धचालकों के 2 अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास देखो नैस और बाह्य अर्धचालक की अगर हम बात करें तो नैस अर्धचालक क्या होते हैं, जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर की, ठीक है, हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, किसी भी सेमीकंडक्टर की अगर आप, यानी कि अर्धचालक की, अगर आप इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हो, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारे पास वो बन जाता है नैस अर्धचालक। ठीक है, जिसे हम इंट्रिंसिक
आपके पास सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हमारे पास क्या है, जब हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करते हैं, किससे, इम्प्योरिटीज़ को आपने मिक्स करना है सेमीकंडक्टर में, तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास अर्धचालक आपका सेमीकंडक्टर बनता है वो आपका बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। तो यानी कि जिन अर्धचालकों की चालकता को ताप बढ़ाकर बढ़ाया जाएगा तो वो नैज अर्धचालक होंगे, और जिनकी इम्प्योरिटीज अशुद्धियों को मिलाकर आप बढ़ाओगे तो उस समय वो आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सट्रिंसिक आपकी सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम प्रॉपर देखें, हमें 2 डिफरेंसेस हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंसेस आपके लिए राइट करे हैं, इनमें से आप कोई भी 2 को फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या है, जो अर्धचालक अपनी किस अवस्था में होते हैं, प्योरिक यानी कि शुद्ध अवस्था में होंगे, उन्हें हम नैज अर्धचालक कहेंगे, और जिनमें हम अभी अशुद्धि, मैंने आपको बताया था जिसमें अशुद्धियां आपकी मिलाई जाएंगी, इम्प्योरिटीज मिक्स की जाएंगी, वो बाह्य अर्धचालक होंगे। ठीक है। अब शुद्ध अवस्था में अगर अर्धचालक है तो याद रखना कि जो आपका घनत्व होगा इलेक्ट्रॉन का, वो घनत्व ऑफ कोटर, यानी कि ये दोनों के जो डेंसिटीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं तो दोनों की क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पर आपका पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है और जो होल्स की डेंसिटी है इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। एंड थर्ड आपके पास पॉइंट है, नैज अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो कैटेगरी की होती है, जबकि अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज मिलाने पर किसी भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये 15 तक के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मैंने प्रॉपर वे में इनके आंसर्स भी राइट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे स्टार्ट करेंगे।